गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को जो 2026 का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम लिख रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जा रहा होगा। पिछला वीडियो में 2026 का केमिस्ट्री का सैंपल पेपर का ऑब्जेक्टिव और 1 नंबर वाला क्वेश्चन को कराए थे। एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का क्वेश्चन आज करेंगे हम लोग, और इसके साथ में एनुअल के साथ में कंपार्टमेंटल भी 2024 करवा देंगे हम। 25 का भी कराएंगे एनुअल और 25 का भी कंपार्टमेंटल करा देंगे। अगर इतना आप लोग कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपका केमिस्ट्री में अच्छा खासा नंबर आने वाला है। अगर आप लोग इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं और अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि फर्दर जब हम वीडियो डालें तो आपके पास सही समय से पहुंच जाए, आप उसको देख पाइए। और अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, कुछ कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि मोटिवेशन भी मिले हमको। तो ये 2024 का एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग जाते हैं। आप लोग को पता है कि 1 से लेकर 25 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जो भाग ए में रखा जाता है, जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 3 तरह का होता है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। ये 3 तरह का सॉल्यूशन होता है। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब जो अवस्था होता है सॉल्यूशन का वो सॉलिड रहता है। जैसे ब्रास 2 चीजों से मिलकर बनता है, 2 सॉलिड से मिलकर बनता है, सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। ब्रोंज 2 सॉलिड चीजों से मिलकर बनता है, सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। हाइड्रेटेड सॉल्ट, एक लिक्विड है और एक सॉल्ट है, लेकिन ये सॉलिड रूप में रहता है, इसलिए इसको भी सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। एरेटेड ड्रिंक्स, एरेटेड मतलब हवा डाला हुआ, ड्रिंक्स मतलब ये लिक्विड दिखाई दे रहा है, तो ये आपका सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है। एरेटेड ड्रिंक है आपका लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा इसका पहला का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इनमें से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। अगर पिछला वीडियो मेरा आप देखे हैं तो आपको पता होगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होता है। एक होता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पूछता है इसमें से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग इसको रख सकते हैं, ठीक है। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल होगा। ये और ये नहीं है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मतलब डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन नहीं है, और एक है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल है। ये 2 क्वेश्चन हो गए मेरे पास में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ईएमएफ ऑफ अ सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी। ये क्वेश्चन पिछला वीडियो में आप लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। ईएमएफ निकालने के लिए आपको पिछला वीडियो में बताया था। यहाँ पर देखिए निकेल का वैल्यू दिया हुआ है और कॉपर का भी वैल्यू दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, रिडक्शन का वैल्यू दिया हुआ रहता है, ठीक ना। रिडक्शन का वैल्यू दिया, रिडक्शन का वैल्यू है कि ऑक्सीडेशन कैसे पता चलेगा, आयंस पहले रहेगा सॉलिड बाद में, आयंस पहले रहेगा सॉलिड बाद में, रिडक्शन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ईएमएफ के लिए फॉर्मूला रिडक्शन से क्या होता है, ई एम एफ इज इक्वल टू, हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, पहले ही बता चुके हैं, ठीक है।
अब इसमें डिसाइड करना है कि कैथोड कौन सा है। तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वो कैथोड होगा, जो छोटा होगा वो एनोड होगा। ये लाइन हम बनाए थे पिछले क्लास में, +1 +2 -1 -2। देखिए ये वाला बड़ा है, ऊपर रहेगा ये 0.34 और ये वाला नीचे रहेगा -0.25। तो ये होगा कैथोड और ये होगा एनोड। कैथोड का वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए यहाँ पर 0.34 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 0.25। दोनों को हम लोग अगर जोड़ देते हैं तो आंसर हो जाएगा B +0.59। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following statement is true regarding a primary cell? Primary cell क्या होता है? An example of a primary cell is mercury cell. Mercury cell होता है primary cell। Primary cell उसको बोलते हैं जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, एक बार यूज करके फेंकते हैं। मरकरी सेल बटन सेल को बोला जाता है, जो घड़ी के अंदर में सेल है उसी को मरकरी सेल बोलते हैं। ये प्राइमरी सेल के एग्जांपल है। दीवार का जो घड़ी में पेंसिल बैटरी डालते हैं जिसको रिचार्ज नहीं कर पाएंगे उसको भी प्राइमरी सेल बोल सकते हैं हम लोग। सेकेंडरी सेल हम लोग जैसे बाइक के अंदर में जो बैटरी है, 4 व्हीलर के अंदर में जो बैटरी है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल, जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, The unit of rate constant for the zero order reaction is। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होगा? ये जीरो ऑर्डर यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा जीरो ऑर्डर हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकंड ऑर्डर हो सकता है, आपका इन तीनों में से कोई भी एक पूछ सकता है। जीरो ऑर्डर रहे हम निकालते कैसे इसका है यूनिट। चलिए एक इक्वेशन लेते हैं A + B' C + D, जहां पर रेट लिख सकते हैं रेट इक्वल टू K A⁻x B⁻y लिख सकते हैं। K इक्वल टू निकालेंगे तो रेट बाय A⁻x B⁻y हो जाएगा। तो K इक्वल टू हम लोग लिख पाएंगे कंसंट्रेशन बाय टाइम, रेट का यूनिट हो जाएगा कंसंट्रेशन बाय टाइम, और A⁻x है B⁻y है, A भी कंसंट्रेशन है B भी कंसंट्रेशन है, तो A और B दोनों कंसंट्रेशन है। मान लेते हैं कि ये भी 10 है ये भी 10 है, तो 10⁻x + y कर सकते हैं। तो दोनों का दोनों कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन का पावर x + y, तो कंसंट्रेशन लिख दिए और x + y की जगह में n लिख दिए। n का मतलब होगा x + y, और ये ऑर्डर बताता है आपका। क्या बताता है? ऑर्डर। अगर जीरो ऑर्डर रहेगा तो यहाँ पर n का वैल्यू 0 पुट करेंगे। जब 0 पुट करेंगे तो ये वाला टोटल 0 हो जाएगा। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन के लिए क्या होता है? कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। ऊपर जाएगा तो पर सेकेंड हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर जीरो ऑर्डर रहेगा तो आंसर हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये जीरो ऑर्डर के लिए हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है, इसको चेंज करेगा तो फर्स्ट ऑर्डर पूछेगा। फर्स्ट ऑर्डर पूछेगा तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे। 1 पुट करेंगे तो कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा, सिर्फ टाइम बचेगा। टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। ऊपर ले जाएंगे तो जीरो ऑर्डर के बाद में फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट हो जाएगा पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकेंड हो जाएगा। अगर ऑर्डर इक्वल टू 2 रहा तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे। एक तो कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा यहाँ का, और इसके साथ में एक कंसंट्रेशन बचेगा। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। ऊपर जाएगा तो मोल की जगह में पर मोल हो जाएगा, लीटर की जगह में पर लीटर की जगह में लीटर हो जाएगा, और टाइम ऊपर जाएगा तो सेकंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट। थर्ड ऑर्डर के लिए क्या करेंगे? मोल का पावर -2 कर देंगे, L का पावर 2 कर देंगे और S का पावर -1 कर देंगे। तो ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए यूनिट बता दिए हैं। ये हो गया जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर के लिए यूनिट, ये हो गया थर्ड ऑर्डर के लिए यूनिट। 4 बताए हैं। एक निश्चिंत रखिए आप आएगा, ठीक है। अब इन चारों में से कोई भी एक आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए आएगा, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। छठा के बाद में 7वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अ रिएक्शन इन व्हिच रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पी। रिएक्टेंट आर कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में। फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। काइनेटिक्स क्या है इसका? सेकंड ऑर्डर। मतलब अगर हम लोग लिखना चाहेंगे
तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, रेट इक्वल टू हो जाएगा K कंसंट्रेशन का पावर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब कंसंट्रेशन का पावर 2। इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, अगर ये मान लेते हैं यहाँ पर x था, इसको कर देते हैं 4x, ठीक है, 4x कर देते हैं, तो व्हाट विल बी द इंक्रीज इन रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द P, तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन में क्या इंक्रीज होगा, तो ये 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 गुने 4 मतलब कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा एक्स्ट्रा। कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स। 4 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो कितना टाइम हो जाएगा, ये 16 टाइम्स हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, what is the order of reaction of the graph of concentration versus time shown below। यहाँ पर A कंसंट्रेशन है, A माइनस एक्स है, लॉग नहीं है, ठीक है, क्या है, A माइनस ए है, लॉग नहीं है। इसमें कंसंट्रेशन आपका कहां पर होना चाहिए, लॉग है या नहीं है, लॉग नहीं है। अगर लॉग A माइनस एक्स रहता तो ये ग्राफ कुछ और बताता, फर्स्ट ऑर्डर बताता। अगर लॉग नहीं है तो ये बताएगा जीरो ऑर्डर, ठीक है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम जीरो ऑर्डर। आर हो जाएगा यहाँ से ये वाला वैल्यू हो जाएगा आर, आर नॉट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आर नॉट का वैल्यू, और ये वाला इसको आर मान लेंगे, ठीक है, इसको आर मान लेंगे, और ये टाइम हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c है, ये c है यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। माइनस k का मतलब ये k स्लोप है, माइनस का मतलब नीचे की ओर आ रहा है ग्राफ आपका। t हो जाएगा एक एक्सिस, तो ये जीरो ऑर्डर हो जाएगा। अगर हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर के लिए रहता तो ln r रहता यहाँ पर, ठीक है, टाइम t रहता, और ये आर नॉट की जगह में ln आर नॉट रहता, और ये वाला नीचे की ओर आता तो ये कहलाता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये जीरो ऑर्डर क्यों है, क्योंकि लॉग नहीं है, ln नहीं है, तो ये हो जाएगा जीरो ऑर्डर। अगर लॉग रहता या ln रहता तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाता। तो इसको ध्यान रखना है आप लोगों को कि कब जीरो ऑर्डर होगा और कब फर्स्ट ऑर्डर होगा, ठीक है, कब जीरो ऑर्डर होगा और कब फर्स्ट ऑर्डर होगा। वैल्यू ऑफ टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ का वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका होता है ये 0.693 बाई के होता है, 0.693 बाई के होता है, ठीक ना। और जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ जो है वो होता है आर नॉट बाई 2 के। यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा आपके पास में कि जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर किसका हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो देखिएगा जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट पर डिपेंड करता है, इसका नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक ना, कि जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ या फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ, किसका हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, जीरो ऑर्डर का, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये दोनों आंसर आपको याद रखना है, जीरो ऑर्डर के लिए ये और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये। ऑब्जेक्टिव में जा सकता है, सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए आर नॉट बाई 2 के, और टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 बाई के। तो ये दोनों की याद करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 10, द एलिमेंट विथ एनोमैलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन द 3D सीरीज आर, कौन सा एलिमेंट है 21 से लेकर 30 तक जिसका एनोमैलस थोड़ा सा अलग बिहेवियर होता है। तो आपको पता है क्रोमियम एंड कॉपर, क्रोमियम एंड कॉपर होता है। क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर है 24 और कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर है 29, ये D5 हो जाता है और ये D10 हो जाता है, 4s1 और 4s1, ठीक है। 2 के जगह में 1 हो जाता है, 2 के जगह में 1 हो जाता है, और D10 और D5 हो जाता है। क्रोमियम और कॉपर ये थोड़ा अलग बिहेवियर शो करता है। तो एनोमैलस बिहेवियर कौन शो करता है, क्रोमियम एंड कॉपर, क्रोमियम एंड कॉपर एनोमैलस बिहेवियर शो करता है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कंडीशन को फॉलो करता है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है,
क्या कारण है कि लैंथेनाइड सीरीज में आगे की ओर बढ़ते हैं तो रेडियस घटता है? क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने के साथ में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते चला जाता है, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इंटर होता है वो एफ सबसेल में होता है, और एफ सबसेल ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो चार्ज आपका बढ़ रहा है न्यूक्लियस में, उसके चलते लैंथेनाइड का कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलेप्टिक? होमोलेप्टिक का मतलब होता है सेम तरह का लिगेंड प्रेजेंट। होमो मतलब सेम, तो यहां देखिए तीनों 6 लिगेंड है, 6 अमोनिया है, तो होमोलेप्टिक कहलाएगा। यहाँ 4 अमोनिया है, 2 क्लोरीन है, तो ये कहलाएगा हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक एक जैसा रहेगा तो होमोलेप्टिक कहलाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड। डेंटेट दांत वाला सिस्टम है, ठीक ना। बाइडेंटेट का मतलब होता है दांत। डेंटिस्ट के पास जाते हैं आप लोग, बाई मतलब 2 दांत वाला। NO2 एक जगह से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। CO3 2- भी एक ही जगह से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देके कोऑर्डिनेट बनाएगा। Cl- भी एक जगह से लोन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन C2O4 2- ऑक्सलेट आयन के पास में 2 जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का संभावना है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। ऑक्सलेट आयन क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक ना, 2 दांत वाला लिगेंड है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अमंग द फ्लोइंग इज। टर्शियरी का मतलब होता है आपका वह कार्बन जिसके पास में तीनों तरफ कार्बन है और एक जगह हैलाइड मतलब हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस तरह का कंडीशन किसके पास में है? तो ये डी नंबर में देखो, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 में क्लोरो, 3 में मिथाइल। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है किसमें? डी में, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये आंसर हो जाएगा डी नंबर मेरा। बाकी उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सबसे ज्यादा ब्रांचिंग जिसके पास होगा उसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। देखो कार्बन कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबसे ज्यादा ब्रांचिंग किसके पास में है? इसके पास में है। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? इसी का होगा। सबसे कम 3 का है। उसके बाद ब्रांचिंग किसके पास में है? इसके पास में है, तो 1 का है। सबसे कम ब्रांचिंग किसके पास में है? 2 का, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट 2 का होगा। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जिसका सबसे कम ब्रांचिंग होगा, ठीक है। 15 नंबर कंप्लीट। 16 नंबर में C6H5OH 3HNO3 कंसंट्रेटेड के साथ में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो याद रखिएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बनेगा। ये वाला क्या है? बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन का रिंग होने के साथ साथ में OH है, फिनोल है। इसका रिएक्शन अगर 3HNO3 कंसंट्रेटेड के साथ अगर करवाते हैं तो 1 के बाद 2 3 4 5 6, यहाँ 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 क्या जुड़ेगा? आपका नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बोलते हैं इसको। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बोल देंगे इसको। नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है। कंसंट्रेटेड रहेगा तब जुड़ेगा, डाइल्यूट रहेगा तो एक जगह जुड़ के चुपचाप रहेगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेगा। कंसंट्रेटेड होने के कारण 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ। इतना याद रखिए कि तीनों एसिडिक है, क्योंकि तीनों के पास में OH है, तीनों के पास से H को हटाया जा सकता है। तीनों का तीनों एसिडिक है नेचर में। H हट सकता है, H हट सकता है, H हट सकता है, तीनों एसिडिक है। ज्यादा एसिडिक कौन है? अगर इस H को हटाते हैं, ठीक है, तो इसका ताकत है 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाने का, तो H+ निकलेगा।
2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और H प्लस निकल गया। ये H निकलेगा H प्लस, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला यहाँ से यहाँ चला आएगा, यहाँ आएगा तो ये नाइट्रो ग्रुप जो है ना ये भी इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी दे रहा है, तो ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, मतलब यहाँ लड़ाई चालू हो गया। नहीं सॉरी, लड़ाई नहीं चालू हुआ है अभी। ये जो है नाइट्रो ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है, ये बाहर निकलता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है ये नाइट्रोजन में आके NO2 की तरफ आ जाएगा, मतलब यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है इस 2 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये वाला ग्रुप ज्यादा एसिडिक है, ये कम है। इसका बात करते हैं, ये क्या करता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर की ओर डालता है, मतलब ये डिस्टर्ब करता है, ये डिस्टर्बेंस पैदा क्रिएट कर रहा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, बी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक बी होगा, फिर ए होगा, फिर सी होगा। सी क्यों कम एसिडिक है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर डाल दे रहा है, जिससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जा रहा है। नाइट्रो ग्रुप में N है, ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर भागना चालू कर दे रहा है, इसलिए यहाँ पर सपोर्ट मिल जा रहा है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को जगह मिल जा रहा है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक है, और ये सबसे कम है क्योंकि ये डिस्टर्ब क्रिएट कर रहा है, और ये बीच बीच में है। क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18, Clemmensen reduction. Clemmensen reduction carbonyl compound is reacted with कार्बोनाइल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O का Clemmensen रिडक्शन होता है, C डबल बॉन्ड O CH2 में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मरकरी इन HCl। जिंक मरकरी को बोलते हैं जिंक अमालगम प्लस HCl के प्रेजेंस में। तो आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Clemmensen रिडक्शन याद रखिएगा, C डबल बॉन्ड O रहेगा, यहाँ पर R हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर डैश डैश मतलब आप जो चाहे डाल सकते हैं। जिंक मरकरी इन HCl में रिएक्शन जब करेगा तो C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, R रहेगा तो R रहेगा और H2O बन जाएगा। तो ये रिएक्शन को बोलते हैं Clemmensen रिडक्शन। इसके लिए कौन सा कैटलिस्ट की जरूरत है? जिंक अमालगम प्लस HCl। Clemmensen रिडक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड इज रिएक्टेड विद जिंक अमालगम प्लस HCl। ये 18 नंबर कंप्लीट। Clemmensen रिडक्शन के साथ साथ में एक होता है वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। वही चीज लिए हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर वही चीज बना, लेकिन बी इसमें कुछ अलग कंडीशन है। वहां पर जिंक अमालगम इन HCl था, यहाँ पर NH2 इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे, ये बनेगा। इसका फिर से KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ में हीट करेंगे, तब जाके इसका रिडक्शन होकर CH2 बनेगा। तो C डबल बॉन्ड को फिर से CH2 बना सकते हैं। वोल्फ-किस्नर रिडक्शन में कंडीशन चेंज करना पड़ेगा, NH2 रखना पड़ेगा, KOH ऑब्लिक इथाइलिन ग्लाइकोल को हीट करना पड़ेगा, तब जाके आपका वही रिएक्शन दिखाएगा जो Clemmensen रिडक्शन में हुआ था। रिडक्शन वही वोल्फ-किस्नर में भी रिडक्शन होगा, लेकिन कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा। सेम रिएक्शन होगा, कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा। तो 2 रिएक्शन यहाँ पर देखिए। अगर मान लेते हैं आपके पास 48 नंबर का क्वेश्चन में आ जाए, Clemmensen रिडक्शन लिखिए, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन लिखिए, तो 2 हम तो बताइए दिए, दोनों का चेक कर लीजिएगा तो वहां पर का क्वेश्चन पकड़ाएगा। यहाँ से ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2 बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। टोल्यूइन बेंजीन के ऊपर में CH3 रहेगा, टोल्यूइन बोलते हैं। टोल्यूइन का रिएक्शन करवाएंगे क्रोमाइल क्लोराइड से, तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, CH रहेगा, 2 H यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, 2 H गायब हो जाएगा, इसके जगह में ये एक्स्ट्रा मटेरियल जुड़ गया है। फिर H3O+ के प्रेजेंस में आपका ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, तो टोल्यूइन एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का क्या नाम है? तो इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। टोल्यूइन से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने वाला रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। टोल्यूइन अपॉन रिएक्शन विद क्रोमाइल क्लोराइड इन CH2 कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन याद रखना पड़ेगा। तो इटार्ड रिएक्शन अगर मान लेते हैं आपके पास में आ जाता है क्वेश्चन में, व्हाट इज इटार्ड रिएक्शन, यहाँ पर दिया हुआ है, रिएक्शन खाली लिख लीजिए, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो 48 नंबर में ये भी आ सकता है। रेमर्टेनर रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, कैजर रिएक्शन क्या क्या था वो भी आ सकता है, तो जब आएगा तब बताएंगे। इटार्ड रिएक्शन में बता दिए कि इटार्ड रिएक्शन में क्या बनता है।
इससे पहले वोल्फ किस्नर बता दिए और कैनिजारो क्या बोलते हैं, क्लेमेंसन बता दिए। Which of the following does not give aldol condensation reaction? एल्डोल कंडेंसेशन, अगर पिछला वीडियो याद है आपको, तो एल्डोल कंडेंसेशन करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इस कार्बन के बगल वाला कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन है, इस कार्बन के बगल वाला कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन है, इस कार्बन के बगल वाला कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन है, इस कार्बन के बगल वाला कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन के बगल वाला कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। ये देगा, ये देगा, ये देगा। यहाँ पर बेंजीन होने के कारण इस कार्बन पर H नहीं है, लेकिन यहाँ पर H है। यहाँ पर 2 H है, H। यहाँ पर 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 1 H, यहाँ पर भी 1 H, लेकिन यहाँ नहीं है। तो यहाँ नहीं है मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। क्वेश्चन 20 कंप्लीट। क्वेश्चन 21। अच्छा 21, वन ऑफ द रिएजेंट फॉर सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन के लिए कौन सा रिएजेंट होता है? CuBr in HBr हो सकता है या CuCl in HCl हो सकता है। तो ये सैंडमेयर रिएक्शन में होता क्या है? सैंडमेयर रिएक्शन में आपका हाइड्रोजन जुड़ जाता है बेंजीन का रिंग में। सबसे पहले आपको लेना है सैंडमेयर रिएक्शन में 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन NH2 रहेगा बेंजीन के ऊपर में। इसका रिएक्शन करवाएंगे NaNO2 प्लस HCl या HBr के साथ में। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा या बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड बनाएगा। बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड कॉमनली बोलते हैं। इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का रिएक्शन करवाएंगे Cu2Cl2 या फिर CuCl भी बोल सकते हैं। Cu2Cl2 या फिर CuCl से करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन बचेगा, N2 गायब हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बन रहा है। इसी को बोलते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये भी क्वेश्चन नंबर 48 के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सैंडमेयर्स रिएक्शन, यहीं पर बता दिए हम एक नंबर में कि व्हाट इज सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन ले लेना है, ठीक है। NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो Cl बनेगा, Br के साथ करवाएंगे तो Br बनेगा। इसको पकड़ के यहाँ ले लाएंगे नीचे में। यहाँ पर अगर क्लोरीन रखेंगे तो क्लोरीन बनेगा, ब्रोमीन रखेंगे तो ब्रोमीन बनेगा। क्लोरीन लेंगे तो क्लोरीन लेना पड़ेगा, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमीन लेना पड़ेगा, बस। तो हम लोग को सैंडमेयर में क्या पूछा था? रिएजेंट। तो CuBr HBr या फिर CuCl HCl, इतना में तो याद हो जाना चाहिए। हिंसबर्ग रिएजेंट व्हिच इज यूज्ड टू टेस्ट एमीन को टेस्ट करने में यूज करता है। हिंसबर्ग रिएजेंट 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन से रिएक्शन कर सकता है, लेकिन 3 डिग्री से नहीं कर सकता है। जब नहीं कर सकता तो उसी से टेस्ट पता चलता है। हिंसबर्ग रिएजेंट किसको बोलते हैं? तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को बोलते हैं। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। पिछला वीडियो में भी हिंसबर्ग रिएजेंट आया था। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। दोनों आइसोमर्स है क्योंकि दोनों का सेम फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है। एक में एल्डिहाइड होता है, एक में कीटोन होता है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या है कर्डलिंग ऑफ मिल्क? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क क्या है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डीनेचुरेशन होना कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहलाता है। दही बनता है उसको डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। Which base is not found in DNA? ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग बायोमोलिक्यूल्स से, ठीक ना। डीएनए में नहीं होता है यूरासिल और आरएनए में नहीं होता है थाइमीन, दोनों हम बता दिए। डीएनए में कौन नहीं होता है? यूरासिल, और आरएनए में कौन नहीं होता है? थाइमीन। तो डीएनए में क्या होता है? एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमीन होता है। किसमें? डीएनए में। डीएनए में ये नहीं रहता है, ठीक है। ये लोग रहता है 1 2 3 4 रहता है, ये नहीं रहता है। आरएनए में कौन आरएनए में कौन कौन रहता है? तो आरएनए में ये रहता है, ये रहता है, ये रहता है और ये रहता है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल रहता है। इतना ही याद रखना है कि डीएनए में यूरासिल नहीं होता है, आरएनए में थाइमीन नहीं होता है, बाकी तीनों तो होता ही। डीएनए में यूरासिल नहीं होता है, ठीक है,
और आरएनए में थाइमीन नहीं होता है। तो याद कर पाइएगा तो बड़ा अच्छा बात है। डीएनए में यूरासिल, ठीक है, यूरासिल, और आरएनए में थाइमीन नहीं होता है। 2-3 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। डीएनए टेस्ट करवाने यूरोप गया तो यूरोप में नहीं हुआ, मतलब यूरासिल, बस याद हो जाएगा। डीएनए टेस्ट कराने कहाँ गया था? यूरोप, नहीं हुआ उसका डीएनए टेस्ट, डीएनए में नहीं होता है यूरोप, बस याद हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 9 क्वेश्चन यहाँ पर है, 7 क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा जी फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए डेल्टा जी का साइन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक ना। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विच हैज द फ्लोइंग रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जोड़ दीजिए ना, 2 है यहाँ पर, पावर 1 है, 2 + 1 3 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन। Which element of the 3D series of the transition metal exhibit the largest number of oxidation state? तो 3D में मैग्नीज ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करने का कैपेसिटी, पिछले क्लास का क्वेश्चन है। What type of isomer is shown by the complex? यहाँ पर NCS देख रहे हैं, यहाँ पर 2 तरीके से बॉन्ड बना दिया जा सकता है इसी के द्वारा, और वो 2 तरीका को से बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कोई एक ही बनाएगा। तो इस तरह का आइसोमर्स को बोलते हैं लिंकेज आइसोमर्स। एक N से लिंक हो सकता है और एक C से हो सकता है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो किया जा रहा है इसके द्वारा। Why has propanol higher boiling point than propane? प्रोपेनॉल में क्या है? अल्कोहल है, अल्कोहल है, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। What is टॉलिन्स रिएजेंट? टॉलिन्स रिएजेंट को बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को टॉलिन्स रिएजेंट बोलते हैं, फॉर्मूला पे लिखा हुआ है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज नोन एज टॉलिन्स रिएजेंट। What happens when glucose is treated with bromine water? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इसको ट्रीट करते हैं ब्रोमीन वाटर से, तो क्या बनता है? ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। ऊपर में CHO जो था COOH हो गया, बस और कुछ नहीं हुआ है। CHO क्या हो गया है? COH हो गया, बाकी CHOH4 था, CH2OH था, CH2OH था, खाली CHO कन्वर्ट हो गया है COH में, और इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। मतलब ग्लूकोज ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा ब्रोमीन वाटर से, तो ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। अगर ये ग्लूकोज रिएक्शन करता HI के साथ में, तो याद रखना होता N हेक्सेन बन जाता, N हेक्सेन। अगर यहाँ पर HI के साथ में रिएक्शन करवाते हैं इसका, तो N हेक्सेन बन जाता। तो ये 32 नंबर हो गया। 33, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3 हाइड्रोक्साइल ब्यूटेनॉल। 3 हाइड्रोक्साइल ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बनाना है। ब्यूट का मतलब कितना कार्बन? ब्यूट का मतलब 1 2 3 4 कार्बन। ब्यूटेनॉल, उधर में डबल एल्डिहाइड डाल सकते हैं, इधर डाल सकते हैं, जिधर से डालना है इधर डाल दिए एल्डिहाइड। चलिए अब हम लोग काउंटिंग करेंगे। 3 में हाइड्रोक्सी 1 2 3, हाइड्रोक्सी मतलब OH। अब यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। नेम द मिल्क शुगर परसेंट इन मिल्क। लैक्टोज होता है मिल्क में, ठीक है। नेम द मिल्क शुगर परसेंट इन मिल्क। मिल्क में कौन सा मिल्क शुगर होता है? तो लैक्टोज होता है, तो याद रखना पड़ेगा लैक्टोज। ये आपका ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपके पास में होगा टोटल 8 क्वेश्चन, और बनाना रहेगा 6, 6 3 जा 18 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से डिफिनेशन है, डिफाइन द फॉलोइंग मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलालिटी का मतलब होता है क्या? मोलालिटी होता है, एक मोलारिटी होता है। मोलालिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, और मोल फ्रैक्शन का मतलब Chi1 = N1/N1 + N2, Chi2 = N2/N1 + N2। इस तरह से इसका बन जाएगा, दोनों को डिफाइन करना है। और सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट हल्का हल्का सबको कर दिए हैं, ठीक है। 36, और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कभी नहीं करवाते हैं, कितना करवाते रहेंगे आप लोग कीजिए, खाली ऑब्जेक्टिव हम रिवाइज कर देते हैं, ठीक ना। प्रेडिक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल बी कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। कौन कलर्ड है कौन नहीं है,
कलरलेस कलरलेस कलर्ड, आसान क्वेश्चन है। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फ्लोइंग, नाम लिखना है, बड़ा आसानी से नाम लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना है, इसका प्रिडिक्ट किया हुआ है प्रोडक्ट यहाँ पर हम कर दिए हैं, तो इसको भी देख लेना है आप लोगों को। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फ्लोइंग कन्वर्सन, कन्वर्सन कैसे करना है, ये वुड्स रिएक्शंस होगा, इसको लिख दिए हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बायोमोलिक्यूल्स से, तो हल्का सा लिखा हुआ है, बाकी आप लोग को करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, दोनों क्वेश्चन करना है, दोनों बायोमोलिक्यूल्स का है, दोनों इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है बार बार एग्जाम में। अब सेक्शन सी में आते हैं हम लोग, जहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपके पास 6 रहेगा, 4 बनाना रहेगा। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन से क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड, फॉर्मूला बना दिए हैं, फॉर्मूला से बनेगा ये क्वेश्चन, डेल्टा टी एच इक्वल टू के एम, तो इसमें डालिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। इन रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, थोड़ा ये डिफिकल्ट है लेकिन हम बना दिए हैं यहाँ पर, देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। ड्रॉ द फिगर ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में किस तरह से स्प्लिटिंग होता है, टेट्राहेड्रल किस तरह से स्प्लिटिंग होता है, हल्का सा देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक ना, स्प्लिटिंग कैसे होता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग, 5 स्ट्रक्चर आता है, ये क्वेश्चन को बता देना चाहिए हमको लगता है, ये क्वेश्चन को बताना चाहिए हमको लगता है, ये बार बार रिपीट होता है। 3 में ब्रोमो, 4 में फिनाइल, पेंटेनोइक एसिड, बड़ा आसान है इसलिए हम बता दे रहे हैं, कुछ ज्यादा ही आसान है ये वाला। 3 में सबसे पहले पेंटेनोइक एसिड बनाएंगे, 1 2 3 4 5, पेंटेनोइक एसिड, ये हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। 3 में ब्रोमो, 4 में फिनाइल, 1 2 3 में ब्रोमो, 1 2 3 4 में फिनाइल, फिनाइल का मतलब बेंजीन का रिंग, ये हो गया फिनाइल, ये हो गया पहला नंबर, बहुत आसान। 4 मिथाइल पेंट, 3 इन 2 ओन, पेंट का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। 3 में इन, किधर से काउंटिंग करें, उधर से कर सकते हैं, इधर से भी, इधर से करते हैं 1 2 3। 3 में क्या है, डबल बॉन्ड, और 2 में क्या है, ONE, 1 2, 2 में डबल बॉन्ड O। 4 में क्या है, मिथाइल, 1 2 3 4 में CH3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डैश डैश H डाल देंगे, यहाँ पर तो 4 हो गया, यहाँ पर एक H डाल देंगे, H डाल देंगे, तो ये हो गया दूसरा नंबर में। सैलिसाइलिक एसिड, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सब आराम से बनेगा। सैलिसाइलिक एसिड, N डाइमिथाइल मिथेनामीन, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, आप लोग कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम इसका क्लास एक बार ले लेंगे आप लोग का, बहुत टेंशन नहीं लेना है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड, ठीक ना, तो ये जो क्वेश्चन है हम करवा देंगे आप लोग को, पहले ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं अच्छा से। राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन द फ्लोइंग, सैंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है, हल्का सा बना दिए हैं, कैनिजारो रिएक्शन हल्का सा बना दिए हैं, कार्बोलामाइन रिएक्शन हल्का सा बना दिए हैं, ठीक है, ये कितना नंबर क्वेश्चन 47। और एक है 48, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, फॉर्मूला लिखा हुआ बन जाएगा। यहाँ पर 2024 में नॉर्डेस्ट इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, 2025 में नॉर्डेस्ट इक्वेशन था, और 26 में जो आप लोग लिख रहे हैं उसमें भी नॉर्डेस्ट इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है जो जो इम्पोर्टेंट अभी हम बना रहे हैं वीडियो, 13 का आप लोग का एग्जाम है, लगभग लगातार हम बना के आप लोग को कंप्लीट करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जो इम्पोर्टेंट आने का लाइक है, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगेगा तो, और मोटिवेट कीजिए हमको और अच्छे से काम करने के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।